ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। देश की राजनीति में पक्ष विपक्ष का झगड़ा कोई नया नहीं है। कई बार यह विवाद काफी आगे तक बढ़ गया है। इस झगड़े की वजह से सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई होती रही है। यहां तक कि ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी काफी विवाद हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया है कि वो चुनाव के बहिष्कार पर विचार कर रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि हम सभी पार्टियों के लोगों से बातचीत करेंगे और चुनाव बहिष्कार का विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। तेजस्वी ने यह धमकी बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दी है। इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक कामकाज ठप है। आज लगातार तीसरे दिन इस मुद्दे की वजह से संसद का काम ठप रहा। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि क्या वो इन आरोपों से डरकर फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने का काम छोड़ दे, यानी चुनाव आयोग भी पीछे हटने को नहीं है तैयार। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या लिस्ट पर तकरार की वजह से तेजस्वी करेंगे चुनाव का बहिष्कार? तेजस्वी की बायकॉट वाली धमकी कितनी गंभीर है? क्या चुनाव में दिख रही हार इसीलिए करेंगे बहिष्कार, जैसा कि एनडीए की पार्टियां आरोप लगा रही हैं? और सवाल यह भी है, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल देश के लोकतंत्र को कहां लेकर जाएगा? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उसके पहले वार पलटवार सुनिए। बयानों के बाण एक दूसरे पर कैसे चलाए गए हैं नेताओं की ओर से, देखिए। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। ये विकल्प हमारे पास खुला है। उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है। सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाना। तेजस्वी जी उन्होंने कहा है कि बिहार के चुनाव से वो बहिष्कार करेंगे। इससे दो ही अर्थ उभर के आता है, या तो वो स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि अगले 3 माह के भीतर उनकी बड़ी शिकस्त है और वो पहले ही किसी बहाना से चुनाव के बाहर हो जाना चाहते हैं, या तो फिर कोई राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बुलावा देना चाह रहे हैं। वोटर एडिशन, इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। यू आर गोइंग टू गेट अवे विद दिस। इफ योर ऑफिसर्स थिंक यू आर गोइंग टू गेट अवे विद दिस, यू आर मिस्टेकन। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस। पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कांग्रेस निकृष्ट पार्टी हो गई है, उसकी मानसिकता विकृत हो गई है। तो बिहार चुनाव में इस बार बहिष्कार वाला खेला होने जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव में अपनी हार के मद्देनजर नेता विपक्ष ने इस तरह का बयान दिया है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां क्या वास्तव में इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी दिखाई देंगे। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि आगामी चुनावी हार के मद्देनजर इस तरह का शिगुफा छोड़ने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का तो बयान सामने आ गया है, क्या कांग्रेस पार्टी भी इस बात से सहमत है कि अगर एसआईआर को लेकर आप लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर बिहार में चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा? देखिए चित्रा जी, आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपका यह है कि क्या बहिष्कार कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही आरजेडी ने लिया है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसके मद्देनजर आरजेडी जो
लीडर हैं तेजस्वी जी, उनका बयान आया है, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है जी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अभी इस तरह का कोई ना विचार किया है ना कोई निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह से बीजेपी को जिताने पे उतारू है और तमाम तरह के मॉडल्स, वो नए नए मॉडल लेकर आ रहा है। एक मॉडल चंडीगढ़ का आया था जिसमें जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पर्चियों की चोरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। दूसरा मॉडल फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का आया था। महाराष्ट्र में लाखों वोट जुड़ गए और जब मांगा गया कि भाई उनका इलेक्ट्रॉनिकली जो फोटो वाला डिजिटल फॉर्म की जो वोटर लिस्ट है वो दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया देने से, कानून ले आई सरकार। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचा रहा है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम करती है। यहाँ पर जिस कर्नाटका का हवाला राहुल गांधी की ओर से दिया गया है आलोक शर्मा जी, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कर्नाटक में भी धोखाधड़ी की, एसआईआर के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जुड़े गए, वहां पर तो आपकी सरकार बनी ना। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा होता तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती। आप शायद चित्रा जी, आपने शायद सुना नहीं पूरा, उन्होंने लोकसभा के एक सीट की बात की है और अगर वहां पर चाहे हमारी सरकार बनी हो चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, अगर बोगस वोटर जुड़ा है तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा था और पूरे सब लोग मतलब विपक्ष से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता उसके ऊपर? चित्रा जी ही सवाल क्यों पूछने के लिए मजबूर हो जाती हैं? इलेक्शन कमीशन आए, आप लोग इलेक्शन कमीशन को कहो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे हम लोग तो इतने तैयार बड़े-बड़े हैं, आरोप जिस लग रहे हैं, दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इंटरव्यू देने हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। बिहार की राजनीति के मद्देनजर मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2005 से वहां की राजनीति चलती रही है। वो एनडीए के पास रहते हैं तो एनडीए वाले जीत जाते हैं, वो आरजेडी के पास रहते हैं तो महागठबंधन जीत जाता है। ये अब तक का पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड कहता है। नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास हैं, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं, उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। अभी भी जनता के हाथ में है। पिछली बार 50,000 से कम वोट ऐसे थे जिनकी वजह से सरकार इधर से उधर हो गई और उसमें भी तमाम धांधलियां हुई थी। कई केस तो अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। बहुत लोगों को जीता हुआ दिखाया गया और रात को 2 बजे सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया। क्या ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था? लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम, आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर? नहीं तो विपक्ष से 1-2 राज्य जिता दो 1 साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? आप नहीं, दिलचस्प ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे बताइए बिहार में आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? अरे भाई, जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा ये सवाल है, आपको आखिरी बार याद है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कब बने थे? क्यों नहीं लेना देना है? बड़े राज्यों में आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये कहना है, आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। भाई नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना देश को लेकर, उनका जो शंखनाद या आगाज जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ। हाँ नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूं मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूं, आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इस गिदड़ भपकी का डर नहीं लगता मुझे, जनता देख रही है, ये लाइव वो है, ये बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई है फीमेल एंकर से बदतमीजी करने की। बीते महीने हमने देखा था एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया और अब यहां पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी तब जब आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। ये लाइव शो है, रिकॉर्डेड शो नहीं है, और इसमें किस तरह का बर्ताव आलोक शर्मा बोल रहे हैं और इस तरह की गिधड़ भपकी किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी, चुनाव आयोग को देते रहिएगा।
एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। यह कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गीदड़ भभके देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए, डिबेट में तैयारी के साथ आए, एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी बात कहिए। और लोकतंत्र में मेरा यह अधिकार है, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछने के लिए। सवाल बीजेपी से पूछूंगी, कांग्रेस से पूछूंगी, जितने लोग जुड़े रहेंगे उससे पूछूंगी। देश की जनता डिसाइड करे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बदतमीजी करके लाइव शो से जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी ध्यान दे, जवाब देने के लिए वो आते हैं, एंकर से बदतमीजी करके चुनाव नहीं जीते जाते। सीधे आपके पास आते हुए फिर मैं आरजेडी के पास जाऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो आरोप लगाकर गए हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की 60 गांठ है, और इस वजह से चुनाव आयोग हर उस जगह आप लोगों की मदद कर रहा है। इक्का दुक्का राज्य सिर्फ जिता दिया जाता है विपक्ष को, ताकि सवाल पूछने का मौका ना मिले। सुधांशु जी, और ये तेजस्वी यादव के बहिष्कार वाले बयान पर भी उन्होंने कहा है कि हम लोग फैसला ले सकते हैं बहिष्कार का, इस बारे में दूसरे दलों से बातचीत जारी है। हाँ देखिए, दोनों बात कहता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही उसको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। अभी अभी लाइव डिबेट पे देखा गया इनको मीडिया पे भरोसा नहीं है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, झूठ का जो प्रपंच इन लोगों ने रचा। इन्होंने कहा सेना पे इनको भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक। इन्होंने कहा एयरफोर्स पे इनको भरोसा नहीं है, बालाकोट। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है। आइए साहब, जिस समय हिंडनबर्ग का इश्यू आया, इन्होंने कहा सेबी पे भरोसा नहीं है। इन्होंने कहा एलआईसी बिक गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन की। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिक गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट पूरे भारत में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर सबसे ज्यादा है। जब कोविड वैक्सीन आई, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन में भरोसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यह शक और सुबह, यह शक और शुबह आपके अंदर, या आपके अंदर कोई षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति बैठी हुई है जो भारत की हर चीज के बारे में संदेह पैदा करना चाहती है? फ्रॉम वैक्सीन टू इलेक्शन कमीशन, फ्रॉम आर्म फोर्सेस टू मीडिया। मैं विनम्रता से पूछना, फ्रॉम सेबी टू एलआईसी, पूछना चाहता हूं आप पे भरोसा किस पे था? और तो बाकी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं। जो इनके नेता भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में चले गए, उनके बारे में आप चुनाव बोलने लगे। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष, संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस ने ही उनको नॉमिनेट किया है फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लिए। वो विदेश में चले गए, कहते हैं उनको क्यों भेज दिया गया? भाई साहब, फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं जाएगा फॉरेन के मामले में, तो कौन जाएगा? बहिष्कार। तो समस्या क्या है कि इस समय कांग्रेस इस कदर भ्रम की शिकार हो गई है कि वो किसी भी चीज को समझने को तैयार नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग के मुद्दे के ऊपर सारे दर्शकों को समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है कि 2003 से पहले जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, उन्हें कोई सबूत, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। नंबर 2, 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम भी है, उन्हें भी कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब कृपया मुझे बता दें कि 2003 से पहले जिनका खुद का नाम और 2003 से पहले जिनके माता पिता का भी नाम नहीं है, उसके बाद आज की स्थिति में जिन 51-52 लाख लोगों के बारे में यह बात उभर के सामने आई, उसमें 26 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि दूसरी जगह, दूसरी विधानसभा में चले गए हैं। 18 लाख लोग मृत हो गए हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह पर वोटिंग कर रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि किशनगंज जिले में पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए आवेदन दिया है। हाँ, ऐसा कौन सा रोजगार का साधन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से किशनगंज जैसे जिले में 6 लाख लोग पिछले 6 महीने में आकर निवास के प्रमाण पत्र का आवेदन दिए? कि यह बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, यह चुनाव आयोग की नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर प्रश्न है। और दुख की बात यह है कि इंडी गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की कीमत पर भी चुनाव की राजनीति करने को तैयार है। इसलिए मामला चुनावी राजनीति से कहीं बढ़कर देश के भविष्य और उसकी नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। महागठबंधन बहिष्कार का फैसला क्यों करेगा? नवल किशोर यादव जी, तेजस्वी यादव ने क्यों बयान दिया? क्या वास्तव में आप लोग गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर?
देखिए चित्रा जी, बहिष्कार का जो तरीका है उसमें बहिष्कार प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है उसमें बहिष्कार भी एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और आज से नहीं, स्वतंत्रता पूर्व से ही गांधी जी ने हमें सिखाया है। तो ये मत कहिए कि हम बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। बहिष्कार एक तरीका है। अगर आप बात नहीं मानिएगा, अगर चुनाव आयोग बात नहीं मानेगा, अगर ये सरकार बात नहीं मानेगी तो हम क्या कर सकते हैं। हमने तो उस समय भी बोला था, जब आपने बोला कि जनगणना में हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, उस समय भी आरजेडी ने ऑन रिकॉर्ड बोला। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने बोला कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम देश के जनगणना का बहिष्कार करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं हम? अगर जो सच बात है उसको बोलने के लिए और सुनवाने के लिए जो भी तरीका होगा हम अपनाएंगे। आज इतने दिनों से हम चुनाव आयोग से क्या पूछ रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यह माहौल फैलाया हुआ है कि सारे रोहिंग्या, सारे बांग्लादेशी, सारे नेपाली, सारे विदेशी वोटर जो हैं वो बिहार में हैं। और बिहार में आप अभी बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब जन को नहीं रोक सकती है, इसका मतलब दोनों इंजन खटारा है और समाप्त हो चुका है। इसलिए उन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक स्पेशल समरी रिवीजन किया और उसके आधार पे उसने पब्लिश किया जनवरी 2025 में वोटर लिस्ट और सारे बिहार के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से संवाद स्थापित करके उसने अप्रैल के महीने में यहां पर कार्यशाला आयोजित किया। ये सब काम कर रहा था तो एकाएक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 20 को ऐसा कौन सा सपना आया माननीय चुनाव आयोग के महामहिम को कि उनको लगा कि नहीं एसआईआर कराना चाहिए, एसआईआर कराने के आधार पे हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सवाल करता है और जो सवाल हमने टाइमलाइन का उठाया वो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इतना कम ये करना था। तो आप जून 24 में ही आपको मालूम था कि लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगर आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे भी तो उससे चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं रुकेगी ना नवल किशोर यादव जी। बाकायदा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला हुआ है, वो खुद से तय करेगी। तो सिर्फ मैसेज देने की और क्या हासिल होगा आप लोगों को? नहीं, देखिए चुनाव आयोग केवल आर्टिकल 326 ही संविधान में नहीं है। संविधान में राइट टू वोट भी फंडामेंटल राइट है। जब फंडामेंटल राइट टू वोट चैलेंज करेंगे या उसमें कोई हेराफेरी का बात आएगा तो हम क्यों नहीं खड़ा हो सकते हैं? कहीं आप जोड़ते हैं, कहीं काटते हैं। आखिर ये कौन सा चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग का काम है कि सालों भर जो लोग मरते हैं उनका डिलीट करना और जो नए वोटर हैं उनको जोड़ना है, ये अपडेट करना। तो उसका राउंड द ईयर काम है। ऐसा कौन सा वो काम कर रहा था चुनाव आयोग कि उसको अभी आकर पता चल रहा कि 18 लोग मृत हो गए थे? ये मृत वाले वोट क्या कर रहे थे अभी तक, जब आपका काम ही है? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है चुनाव आयोग से कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना उनका कर्तव्य है। ठीक है, आलोक शर्मा जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं जवाब ले लेती हूं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष अगर चुनाव नहीं होंगे तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं। स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव ही सुनिश्चित कराने के लिए यह तैयार किया जा रहा है। मैं विनम्रता से और चुनौती से अपने दोनों विरोधी वक्ताओं से कहता हूं, 51 लाख लोग संदिग्ध आए हैं। आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से उनके साथ है। ज्यादा नहीं, केवल 10%। 5 लाख लोगों के दिखा दीजिए कि वो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कहां के रहने वाले थे भारत में। बताइए ना, लाइए कोर्ट में उनको लाइए। यही मैं कहना चाहता हूं। ये टोटल फर्जीफिकेशन है। आप खुद सोचिए सर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के जिलों में 20 से लेकर 24% अगर अरे चुनाव आयोग गृह मंत्री है और जो गृह मंत्री बिहार में चीफ मिनिस्टर है वो क्या अच्छे जी नहीं? और जो आपके दोनों जो आपके उप मुख्यमंत्री है उनको ना बोलने आता है ना चलने आता है। कभी कोई मुड़े ठाक खोलता है, कभी कोई गाली देता है। सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, फिर आलोक शर्मा जी के भी पास जाना है। पूरे देश को ज्ञान देने के लिए। ठीक है, अभी इसी पर रहते हैं, चुनाव बहिष्कार के ऐलान पर ही रहते हैं। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, आलोक शर्मा जी के पास जाना है। सुधांशु जी देखिए, मुझे समझ में चुनाव पे ही बात हो रहा है। बिहार विधानसभा में भी यदि कई जिलों में, 4-5 जिलों में आबादी से अधिक आधार कार्ड हैं, फिर बीच में चिल्लाने लगे। सर आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर की तरह आचरण करिए ना। उद्दंड छात्र की तरह क्यों आचरण कर रहे हैं? अपने टर्न पे बोलिए, 3 ही लोग हैं बोलने वाले। अपना टर्न आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा।
मेरी बात के परखच्चे उड़ा दीजिएगा, मगर अपने टर्न का इंतजार करिए ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो। नवल जी प्लीज अपनी बारी में आपने सवाल खड़े किए हैं, जवाब सुन लेते हैं, फिर आलोक शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं। नवल किशोर आप पहलगाम और पुलवामा की बात कर रहे थे, दोनों में पुलवामा और नहीं आप उनसे पूछिए ना, गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, नवल किशोर जी प्लीज। नवल किशोर जी ज्यादा बना कौन रहा है? नवल किशोर जी प्लीज, अभी चुनाव बहिष्कार वाले फैसले पर ही रहते हैं कि आगे क्या होगा। सुधांशु जी आप ऐसे आप देखिए, वास्तविकता यह है कि इनका बहिष्कार जनता ने कर दिया है। नंबर 2, इनका बहिष्कार उन वर्गों ने करने का मन बना लिया है जिन वर्गों का ये नेतृत्व करने का दावा करते हैं। आज वास्तविकता ये है, फिर देखिए बीच में चिल्लाने लगे, नवल किशोर जी कैसे डिबेट हो पाएगी अगर नवल किशोर जी सारे दर्शकों को समझ में आ रहा है, ऐसे डिबेट कैसे सारे दर्शकों को समझ में आ रहा है, ना ईमानदारी से। नवल किशोर जी प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। प्लीज सुधांशु जी को बोलने दीजिए, आलोक शर्मा जी की भी बारी का वक्त है। प्लीज नवल किशोर जी, आप ही बोलते रहेंगे तो फिर कांग्रेस का समय नहीं आ पाएगा ना। आपके सवाल है बीजेपी से, जवाब सुनने का धैर्य। अब मैं बताना चाहता हूं इनके दिल में दर्द क्यों हो रहा है। जब से चुनाव पहचान पत्र आए 1993 में लाए टीएन शेषन, उसके बाद से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। जब से आया सीसीटीवी ट्रांसपेरेंसी, चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। जब से मीडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1998-99 प्राइवेट चैनल्स आए, चुनाव में इनको स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुई, इनको चुनाव में बहुमत मिलना खत्म। साक्षरता दर 50% के पार हुई 90 के दशक के अंत में, इनको चुनाव में बहुमत मिलना खत्म। जब से मतपेटियां लुटनी बंद हुई, बूथ लुटने बंद हुए, चुनावी हत्याएं चुनाव के दौरान बिहार में होनी बंद हुई, चुनाव जीतना खत्म। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने नेतृत्व में आज तक सिर्फ एक ही चुनाव जितवा पाए। 1990 में वो प्रोजेक्टेड नहीं थे, वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, बाद में वो बने। 95 का चुनाव लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हुआ, वो राष्ट्रीय जनता दल ने जीता। 1999 का चुनाव राबड़ी देवी के नेतृत्व में हुआ था। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं ये किसी समाज के साथ भी नहीं है। आज बिहार में विधानसभा में नेता तेजस्वी यादव, विधान परिषद में राबड़ी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। मेरे परिवार में सत्ता रहे पूरी, अरे यादव नजर नहीं आता, ईमानदारी से सत्ता दे और चिंता मत करिए। फिर देखिए अगर अपनी बारी में नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है आलोक शर्मा जी को बीच में मौका देते हैं, मैं आऊंगी प्लीज। लगातार बोलेंगे कैसे चलेगा सर? नवल किशोर जी अपने समय में आप जब बोल रहे थे किसी ने नहीं टोका था। रायता फैलाए चले जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए कि जब से, दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है 1 मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। नवल किशोर जी प्लीज, नवल किशोर जी और गंभीरता से कहना चाहता हूँ। पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया, पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया आपने। दो ऐसा घटिया चीफ मिनिस्टर दिया कि दोनों पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया। एक गाली देता है और एक बकवास करता है। ऐसा तो नेता है आपके पास और आप चले हैं बिहार का विकास करने के लिए। नवल किशोर जी का ऑडियो अब डाउन रहेगा, वो नई बात मान रहे हैं तो मेरी ये मजबूरी है। सुधांशु जी आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आलोक शर्मा जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज। बिहार का इमेज तब खराब नहीं होता जो ऐसा मुख्यमंत्री दिए जिस पर चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा। और भैया हमारे जमाने में प्रतिबंध नहीं लगा। 97 में लालू यादव जी जेल गए जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की सरकार थी। सुना भैया, कान खोल के सुनो। उसके बाद ऐसा मुख्यमंत्री दिए जो अपना सिग्नेचर नहीं कर पाती थी शुरू में। उसके बाद ऐसा नेता प्रतिपक्ष दिए जो 10वीं पास तक कर पाया। गजब बिहार का इमेज ठीक करने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे भाई आपने बिहार को कहां तक पहुंचाया। और मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं चित्रा जी, यादव समाज से मैं कहना चाहता हूं, देखो इन लोगों ने आपका समर्थन लिया और कट्टरपंथी ताकतों के आगे ऐसे झुके कि लालू प्रसाद यादव जी मुहर्रम के ताजिए के आगे नतमस्तक हैं और अखिलेश यादव जी जाके मस्जिद में जाके सिजदा कर रहे हैं। और एक हमने यादव चीफ मिनिस्टर बनाया, मोहन यादव जो उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आते आते ताजिए के आगे नतमस्तक हुए, 2 पीढ़ी और गुजरने दीजिए, क्या होगा हश्र आगे समझ लीजिएगा। और ना समझ में आए तो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा 24 परगना में क्या हो रहा है देख के समझ लेना चाहिए। 20 साल बाद वही। आलोक शर्मा जी अब जवाब देंगे। आपने पहले शुरू में बहुत सारे सवाल खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आलोक शर्मा जी, नवल किशोर जी, उसके बाद आप बात कीजिएगा प्लीज। आलोक शर्मा जी। सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। आपके साथ मैंने क्या बदतमीजी की, नाम बता दूंगी तो आप एम्बैरेस हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, वो तो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। आलोक शर्मा जी आप दोबारा आ गए हैं, कटुता खत्म करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, विवाद का विषय खत्म कर देते हैं। आपने ईपी उतार दिया था, विवाद खत्म, आप दोबारा वापस लौट आए हैं। चित्रा जी सुनिए बात, सुनिए जी, चित्रा जी सुनिए बात जरा। धमकी दे दीजिए, बताइए। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया। अरे सुनिए ना भाई, बोलिए सर। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अभी आप नाम पूछ रहे थे और अभी आप कह रहे हैं कि मैंने केस नहीं किया, मेरी भलमन साथ थी। सर दोनों बातें आप बोल रहे हैं आलोक शर्मा। सुनिए ना भाई जरा, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी मुद्दे पर सुनिए, आलोक जी मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूं, सुनिए ना, मुद्दे पर हूं मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर आलोक शर्मा जी गुजारिश करती हूं, देखिए आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप का जवाब देने का धैर्य आप दिखाइए। ईपी खोलकर ऐसे रण से भाग जाना, ये बुज़दिल लोग काम करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाएं और पलटकर उसका, लेकिन आलोक शर्मा जी, लेकिन आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर सर आपके 19 विधायक हैं, आपके 19 विधायक हैं, आपकी जो सहयोगी पार्टी 80 पर खड़ी है, आपके 19 विधायक हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि विधानसभा में आपका आंकड़ा क्या, आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं कह रहा हूँ कि आप सुधांशु अब दर्शक ये के बीच में नहीं बोलते। सर सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे साथ कभी भी, जो करेगा वो सुनेगा। अगर सुधांशु जी कल को करेंगे वो सुनेंगे, वो मेरे साथ नहीं करते हैं कभी। नवल किशोर जी ने कभी नहीं किया, वो भी विपक्ष के ही चेहरे हैं। आलोक शर्मा जी आप करते हैं हमेशा, आलोक जी आप हमेशा करते हैं, प्लीज मुद्दे को नहीं भटकाते आलोक शर्मा जी। पता नहीं क्यों आपसे जब भी शुरू का चित्रा जी शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहां बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है शर्मा जी, तो क्या इलेक्शन फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो सर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश आलोक शर्मा जी, आलोक जी मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूं और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूं आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी आलोक शर्मा महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपके आरजेडी के जो नेता हैं, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है बहिष्कार का, आप उनके मुद्दे को छोटा बनाने में लगे हुए हैं आलोक शर्मा जी। आप तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, मैं तो हैरान हो रही हूं। आप तो अपने ही सहयोगी दल के नेता के बयान को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। सर देखिए आलोक शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं स्पीड में बोलती हूँ, भगवान ने मुझे वो ताकत दी है स्पीड में बोलने की, मैं बोलती हूँ स्पीड में, ये तो क्वालिटी है मेरी। आलोक शर्मा जी अगर आप मेरे ऊपर कटाक्ष और व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर वैसा ही धैर्य दिखाइए सुनने का भी। आलोक जी कांग्रेस का कोई भी दूसरा प्रवक्ता बदतमीजी नहीं करता है जितना आलोक शर्मा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। इतने लोग आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूं। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर,
सर आपने और बोल पूरा दिया, देश देखता है। आप नवल किशोर जी का समय खराब कर रहे हैं बहिष्कार वाले मुद्दे पर। आप बोलेंगे आलोक जी? ये अब आता हूं मुद्दे पर मैं। जिस तरह से श्रीलंका में हुआ कि श्रीलंका की हालत जो हुई और वहां पर राष्ट्राध्यक्ष के लोग घर में और स्विमिंग पूल में घुस गए, और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत ये हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहां दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए, कांग्रेस पार्टी ये तय करे। इस देश में आग लगाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, मैं नहीं इजाजत दे सकती, मैं नहीं इजाजत दे सकती। आलोक शर्मा होंगे अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता, मैं नहीं इजाजत दे सकती। और आलोक शर्मा को यह समझाए कांग्रेस पार्टी, वो मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान है चुनाव के बहिष्कार का, और उन्हीं के सहयोगी दल यहां पर आकर एंकर पर हमला करेंगे तो अपने ही सहयोगी नेताओं के बयान को वो छोटा करके जाते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दे। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 97 करोड़ लोग वोटर हैं 2024 में। जिन लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया, और बैठकर यहां पर बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देंगे। मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहां पर चुपचाप बैठे रहें। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? अरे राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है कर्नाटक को लेकर, आकर गिनाइए आप राहुल गांधी ने क्यों कहा, लेकिन आपको टिप्पणी करनी है मीडिया पर। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। नवल किशोर जी, आप जवाब दीजिए। माफी के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन नवल किशोर जी, जो सुधांशु जी ने बातें कही थी उस पर जवाब दीजिए। उन्होंने कहा था कि देखिए लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं, विधान परिषद में राबड़ी देवी हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष, केवल परिवार तक ही सीमित है पार्टी, और वो बिहार का भला क्या करेंगे? देखिए, वो अगर हमारे पार्टी में होते तो उनको ये पता होता। वो ऐसे पार्टी में है जो कि नफरत भ्रम फैलाती है अपने विपक्षियों के, जिसको हरा नहीं सकते उस पर पर्सनल अटैक करते हैं। इनको ये अगर बताना है तो ये बताएं कि संघ परिवार इस देश का पूरा सत्ता का लाभ ले रहा है। क्या अधिकार है उसका, क्या उसको जनमत है? भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करेगी तो एक दिन भी नहीं टिक सकती है। उनको इसका सवाल का जवाब देना चाहिए। लालू यादव जी आज ही नहीं, जब से आए हैं, जिनकी पहचान जयप्रकाश नारायण ने किया और छात्र का अध्यक्ष बनाया, और पूरे देश में तानाशाह के माहौल का खिलाफत करके, और उससे निकले हुए व्यक्ति के ऊपर इस तरह का ओछी टिप्पणी सिर्फ सुधांशु जी ही कर सकते हैं, जिनका नागपुर के प्रयोगशाला में प्रशिक्षण हुआ है। जो लोग लोकतंत्र को समझते हैं, बिहार में जो 40 साल से सोया हुआ था जो समाज, उसको जगाया लालू यादव ने। सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा इस देश में ही नहीं विदेश में माने जाते हैं, और उन पर कई सारे रिसर्च लिखे, बड़े बड़े रिसर्चर ने लिखा है। रेल मंत्री रहते हुए जो काम उन्होंने किया, पूरे देश ही नहीं विदेश में उनका चर्चा हुआ। आप उस पर तो सवाल उठा नहीं सकते हैं, तो व्यक्तिगत जाएंगे ही। आपकी हिम्मत नहीं है। आपकी जाति से एक आदमी आता है जो चारा घोटाले में सबसे पहला प्रमुख आरोपी था, उसको भी सजा हुई। आपके खानदान में किसी की औकात नहीं है कि उसको चारा चोर एक बार कह सके। उसके बेटा को अपने पार्टी में रखा है और वहां पर मंत्री बनाया है। आप जिस तरह का दोहरा वो नहीं बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए उनको चारा चोर। नहीं, कौन है, किसकी बात हम आप क्यों कर रहे हैं? कहेंगे? हम क्यों कहेंगे? व्यापम चोर आपने कहा। इस देश में सैकड़ों घोटाले हुए। सृजन चोर आपने कहा। कौन था उसमें? एक आदमी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसने दलितों, पिछड़ों, दलितों के साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। आपके साथ हाथ मिले लगा तो आप नोबेल प्राइज दे देंगे, आप तो आपके बस में होगा तो। लेकिन हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हमके साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, बहुत जबरदस्त बात कही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि अगर चुनाव आयोग, जिस पर संवैधानिक भरोसा है कि वह स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराएगा, कई ऐसे कारण मिले हैं, कई ऐसे दृश्य मिले हैं जहां पर कि हमें पता चला है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। पिछले 2020 का चुनाव देख लीजिए, हम लोग जीत रहे थे, चित्रा जी भी दिखा रही थी कि जीत रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद जो खेल हुआ बिहार में, जिसमें कि रिटायर्ड अधिकारी और चुनाव आयोग के लोग जो मिलकर काम किए। मैं सुधांशु जी के पास आऊंगी। आप तो जीते ही, आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी ना,
जितनी भी पार्टियां थी उसमें आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, उसमें तो कांग्रेस पार्टी ने आपका खेल बिगाड़ दिया था ना। 70 सीटों पर लड़कर 20 सीटों पर वो जीती। हम तो सरकार बना रहे थे चित्रा जी। आपने सरकार कैसे बना लेती है आरजेडी जब गठबंधन के साथ गए थे? आपके गठबंधन दलों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना, लेकिन आप ये खुद मान रहे हैं कि सबसे शानदार परफॉर्मेंस अगर आरजेडी ने किया था तो बीजेपी कैसे फायदा ले रही थी पूरा? बहुत बढ़िया फोन आप लोग रखते हैं वॉइस के लिए। सुन लीजिए पहले, मैं वो बात कह रहा हूं, हम तो नहीं, हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम पिछले बार भी सरकार बना लेते। जो नेता पढ़ाई का बात करता है, जो नेता कमाई का बात करता है, दो बात सिंचाई का बात करता है, कार्रवाई का बात करता है, सबसे ज्यादा युवा उनके साथ हैं, उनको आप बदनाम करने का कौन कोशिश नहीं करता? संघ परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने सुना है सम्राट चौधरी को कितना घटिया बात बोलते हैं सदन में? आपने सुना है विजय सिन्हा को खुलेआम गाली देता है सदन के अंदर में? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके भी नेता कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों ओर से तो लोग कम नहीं है ना। चौधरी वीरेंद्र भाई वीरेंद्र के बारे में आप क्या चाहते हैं कि हम पूजा करते? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि वो लोग गाली देते रहे और हम उनका पूजा करते रहे? हम लोग क्या पूजा करते रहे उनका? वो गाली देते रहे, अपमानित करते रहे और हम लोग पूजा करते रहेंगे? क्या सदन उनके बाप का है? क्या यह देश उनके बाप का है कि वो बोलते रहेंगे? किसी को बोल देंगे कि देशद्रोही है। कौन होते हैं देशद्रोही कहने वाले? वो लोग कौन होते हैं इस तरह का लगाने वाले? जो ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, आपने उनके आरोपों को सुन लिया है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप प्लीज, आपके बारे में वो बिल्कुल नहीं बोले, आप शांति से अब सुनेंगे सुधांशु जी को। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए चित्रा जी, मैं चाहूंगा जैसे मैं शांत रहा, मेरा फीडर डाउन रहा, वैसे ही ये, ताकि आपकी डिबेट जो हो रही है उसमें अब कम से कम अपना अपना पक्ष सब लोग रहे। अब मैं बताना चाहता हूं महोदय, लालू प्रसाद यादव जी पे आरोप हमने लगाया था, क्या बात करने का प्रयास करें? आरोप है क्या? वो सजाए याफ्ता है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो जेल कब गए? 1997 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और मोदी जी अमित शाह जी का तो नाम भी नहीं जानते होंगे उस जमाने में आप लोग। इस प्रकार का आरोप आप लगाने का प्रयास मत करिए। उन्होंने खुलेआम कहा था कांग्रेस, और आप कह रहे हैं जिस दूसरे नेता, जाति नजर आ रही, पार्टी क्यों नहीं बताते उस नेता की? कौन पार्टी थी? कांग्रेस ही तो थी ना। कांग्रेस के ही दूसरे नेता पे चारा घोटाले का आरोप था। देखिए कैसे बदल जाते हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, बेटी का नाम तो मीसा रखा, मगर आपातकाल पे एक लाइन नहीं लिखी, क्योंकि आज कांग्रेस से गठबंधन है। जबकि बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था कि हमारे मन में संकल्प रहे कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। और सामाजिक न्याय, कितना सुंदर सामाजिक न्याय किया है। पहले मैं, फिर मेरा साला, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर एक बेटी, फिर दूसरी बेटी। यदि रामकृपाल यादव जी इतने पुराने उनके समर्पित व्यक्ति थे, पर जैसे ही बात आई बेटी के लिए सीट खाली करनी है, खाली कर दो, अपने खासम खास साथी का भी आप वो करने में कोई गुरेज नहीं करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वास्तविकता में एक बात मैं चित्रा जी कह दूं, आलोक जी चले गए, बांग्लादेश का उन्होंने उल्लेख किया। बांग्लादेश बहुत गंभीर चीज है, इन लोगों को समझना चाहिए। वहां विरोधी दल था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने जमाते इस्लामी को लेजिटिमेसी दी थी 2001 में, और कैबिनेट में साथ दिया था। उसके बाद जमाते इस्लामी इतना ताकतवर हो गया कि आज 20 साल के बाद बीएनपी कहीं नहीं है, दिखाई पड़ता कहीं खालिदा जिया। अब आइए, उसके बाद इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया बीएनपी ने। जब शेख हसीना जीत के आई, उन्हें लगा कि बहिष्कार करेंगे और जन समुदाय हमारे साथ होगा। भाई आंख खोल के देखो, आज वहां पर जमाते इस्लामी है, कट्टरपंथी तंजीमें हैं, बीएनपी नहीं है। याद रखो मेरे भाई, चिंगारी का खेल बुरा होता है। अब औरों के घर में आग लगाने का खतरा, सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। और तेजस्वी यादव जी और इंडी गठबंधन जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की इबारत को इमारत शरिया में बदलना चाह रहे हैं, यह बहुत खतरनाक खेल है। बांग्लादेश उसका उदाहरण है। मैं नफरत की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, नफरत का खेल वो है, सरतन से जुदा नफरत नहीं है, सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है ना? क्यों सर, इसी जय श्री राम एक युद्ध घोष है, वॉर क्राई है, और सरतन से जुदा, बोलिए नफरत का है कि नहीं? बोलिए, हैसियत नहीं है बोल के दिखा दें। सरतन से जुदा नफरत का डायलॉग है कि नहीं? बोलो मेरे भाई। देखिए अभी दर्शकों के सामने पोल खुल जाएगी। बोलिए। किया जय श्री राम कह के, नवल किशोर जी, वो नहीं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा नफरत का नारा है कि नहीं? बोलो मेरे भाई। और लोगों को काटते हैं,
जय श्री राम ने कब कहा कि लोगों को काटो? बोले। जय श्री राम ने कब कहा कि लोगों को काटो? बताइए। राम रहीम के देश में, राम रहीम के देश में, जय श्री राम के देश में मैं आगाह करना चाहता हूं, ये वही खेल है जो बांग्लादेश में किया जय श्री राम करके आपको पूरा देश का माहौल खराब किया। इस्लामी को यूज करना चाहा, आज जमात इस्लामी नफरत के निर्वाता है, बीएमसी कहीं भी दिखाई पड़ रही है बांग्लादेश। नवल किशोर जी आपके पास आऊंगी, सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए मैं आऊंगी आपके पास। आप ही दो ही मेहमान हैं, नवल किशोर जी आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, लेकिन चुनाव का बहिष्कार लेने का निर्णय अगर महागठबंधन करता है तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत खुशी खुशी ये निर्णय लिया जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए ना क्योंकि उसको पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है चुनाव की प्रक्रिया में। सुधांशु जी, क्या ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक या फिर बड़ा खतरा उसके संकेत नहीं करता है? आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, इस समय इंडी गठबंधन की स्थिति क्या हो गई है, जैसे परीक्षा देने के लिए हम लोग बैठते थे तो आपको याद हो परीक्षा केंद्र पे फ्लाइंग स्क्वाड आता था, निरीक्षक दत्ता। अब किसी बच्चे को पता हो कि मेरे पास पर्ची है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, तो वो क्या करेगा? मैं एग्जाम ही नहीं देता, मैं बाहर जा रहा हूं, क्योंकि उसे पता है कि मेरी चोरी पकड़ी जानी है। वही स्थिति इनकी है। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती, यूपी बिहार वाले अच्छी तरह समझेंगे, नेहुरे नेहुरे कहूं ऊंट की चोरी। यानी झुकते झुकाते छुपते छुपाते ऊंट की चोरी नहीं होती। ये जो 51 लाख और 1 करोड़ वोट है ना, ये वो ऊंट है जिसे छुपते छुपाते चुराना चाहते थे। ये इतना बड़ा बैग है जिसे पर्ची में रख के छुपाना चाहते थे। अन्यथा मैं विनम्रता से कह रहा हूं, 51 लाख में 5 लाख तो दिखा दो जो अपनी रेजिडेंसी दिखाएं, नहीं तो सबके नाम बता दो कहां से आए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे दौर में नहीं आए हैं। श्री प्रकाश जायसवाल जी का 2006 में गृह राज्य मंत्री के रूप में संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं। और सुनिए, ममता बनर्जी जी ने फाइट फेंकी थी सोमनाथ चटर्जी के ऊपर कि चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हो, बांग्लादेशी कितने घुस गए ना। हमारे जमाने में नहीं था। गवर्नर का 2006 में असम के गवर्नर का रिकॉर्ड पे दिया गया बयान है कि पर डे 5000 लोग अंदर आ रहे हैं। और मैं दर्शकों से कहता हूं, 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस का रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी के 3 गुना बड़ी जीत से। और धुबरी वो सीट है जहां पर सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 30-35 सालों में। बिगेस्ट डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जहां पर की 30 से 35% पॉपुलेशन बढ़ गई केवल 10 साल में। और मैं कहता हूं, राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, इनके प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया था, लुक एट द क्राउड। वो इलाके कौन थे? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज असम के, और मालदा 24 परगना पश्चिम बंगाल का। बस इसीलिए अब सुनिए ना, बस यही चक्कर है। चोरी पकड़ी जाने का डर है, इसलिए परीक्षा से भागने का योजना। जवाब दे रहे हैं नवल किशोर यादव जी, अब आप जवाब दे दीजिए। और सुधांशु जी ने जो आरोप लगाए हैं, इसी के साथ ही साथ अरुण भारती जो कि एलजेपी के सांसद हैं, उनकी 2 लाइनें मैं बस पढ़ देती हूं। वो कह रहे हैं, इतिहास गवाह है भारत में चुनाव का बहिष्कार हमेशा अलगाववादी ताकतें करती हैं। अब आरजेडी जैसे अवसरवादी सत्ता के लालच में समाजवादी बनते हैं, फिर हार के डर से अलगाववादी रास्ता अपनाते हैं। दोनों पर जवाब नवल किशोर यादव जी। देखिए, पहले तो सुधांशु जी को बता देना चाहिए कि चिराग पासवान की पार्टी परिवारवादी है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये अरुण जी को बताना चाहिए कि जब उनके पार्टी को 2 भाग में तोड़ देता है, उनके नेता जिनका ऐतिहासिक योगदान रहा है, उनके मूर्ति को उनके घर से उठा के फेंक देता है, तो चूं तक बोलने वाले को हनुमान नहीं कहते हैं। हनुमान उस ताकत का नाम है कि लंकापति रावण का उसने पूरा सर्वनाश कर दिया था। ये कैसा हनुमान है जो कि अपना ही अपमान बर्दाश्त कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप चुनाव पे बात कर रहे हैं, बिहार के चुनाव पे बात कर रहे हैं, और हम लोग पारदर्शिता और प्रक्रिया पे लगातार सवाल उठा रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं, मीडिया भाई बहनों को भी दे रहे हैं, चुनाव आयोग को भी लिख रहे हैं। उसका जवाब देने के बजाय इस तरह का माहौल क्रिएट करना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का प्रवक्ता है? जो समस्या हमारे जैसे राजनीतिक दल को है वो उनके साथ भी है। ये तो वही हो गया ना कि जब आप विपक्ष में थे तो किताब लिखते थे डेमोक्रेसी एट रिस्क, और लिखने वाले को राज्यसभा का मेंबर जीवीएल को बना दिए और उसका विमोचन करते थे आडवाणी जी। जब पक्ष में आ गए तो पूरा संपूर्ण चोरी करते हैं और कहते हैं कि बहुत साफ है। ये जो दोहरापन है, ये चरित्र का निर्माण संघ ने किया है। इसीलिए आपसे सवाल जवाब नहीं हो सकता। आपका परिवारवाद पे दोहरा रवैया है, आपका सच और झूठ पे दोहरा रवैया है, आपका नागरिकता पे दोहरा रवैया है, आप सेकुलरिज्म पे, जो सेकुलरिज्म हटाने का बात करता है, तो ये तमाम तरह की बात कम है। हमारे पास बस 30 सेकंड है। सुधांशु जी, उन्होंने कई आरोप लगाए।
अब मैं दोहरा रवैया बता देना चाहता हूं एक सांस में। सही बात है। उत्तर से दक्षिण तक चुनाव आयोग ने कैसा दोहरा रवैया अपनाया है नहीं, कि- परिवारवाद आप सुन है लीजिए, कि नहीं? पूरी बात सुनिए, एक बार दर्शक बोल क्लियर दीजिए कर कि लें। परिवारवाद जम्मू है कि- कश्मीर में अब पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया, क्या तरीका है परिवारवादी है सर कि नहीं? बीच में। अब आपके मुद्दे की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा काम किया कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में गड़बड़ कर दिया, हिमाचल में अच्छा किया, उत्तराखंड में गड़बड़ कर दिया, यूपी बिहार में गड़बड़ कर दिया, बंगाल में बहुत अच्छा काम किया, फिर असम में गड़बड़ कर दिया, मगर क्या बताएं तेलंगाना में अच्छा काम किया, गुजरात में लगातार खराब काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ कर दिया, मगर कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम किया, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम किया, तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम किया, मगर गोवा में खराब काम कर दिया। मेरे भाई देश को वो समझ रखा है क्या जो राहुल गांधी को संज्ञा दी जाती थी, जिसे शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया गया है, या शतरंज समझ का ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ओह अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, क्या समझ रखा है देश को? जहां जहां मैं जीत गया और जिस जिस दौर में जीत गया, दिल्ली में हम 3 सीटें तक पाए, एक दौर में 8 सीटें तक पाए, तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा था। 240 आने के बाद ये लोग जीत की खुशी मना रहे थे, इसीलिए कहते नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर चुनाव का बहिष्कार क्या वास्तव में करेगा महागठबंधन, या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति के तहत तेजस्वी यादव की ओर से यह बयान दिया गया है? लेकिन इन सब के इतर चुनाव आयोग की यह पूरी जिम्मेदारी है कि चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी दिखे भी। अगर विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका सटीक जवाब सामने आना चाहिए, ताकि जनता के भीतर किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहे। वैसे चुनाव का बहिष्कार करना यह कोई विकल्प नहीं हो सकता। चुनाव में जनता यह तय करती है कि भविष्य किसका बेहतर होगा, और अगले 5 सालों के लिए वो अपने भविष्य का निर्धारण किस नेता के हाथों में देती है। आगे क्या बनेगी बिहार की परिस्थिति, रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।